हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूं आपके बीच डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए। तो भैया, जल्दी जल्दी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नए काम भी आप लोग कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। आज हम लोग छोटे छोटे टॉपिक, एक डेरिवेशन छोटा सा पढ़ेंगे और छोटे छोटे टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन छोटे टॉपिक जरूर हैं भैया, जितने छोटे हैं उतने इंपॉर्टेंट है। कौन सा? देखो, सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भैया कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भैया इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बनाना चाहो तो डेफिनेशन आप भैया बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है v1 माइनस वी2 अपॉन u1 माइनस u2 और यहाँ लग जाता है माइनस। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर भैया v1 v2 u1 u2 के तो आपको पता है कि दो बॉडीज के कोलिजन से पहले की वेलोसिटी u1 u2 है, कोलिजन की बाद की वेलोसिटी आपकी v1 v2 है। क्लियर? देखो, यहां पर चार केसेस हैं। एक हमने इलास्टिक केस ले लिया, दूसरा आपका इन इलास्टिक केस ले लिया, तीसरा हमने आपका परफेक्टली इन इलास्टिक केस ले लिया, और चौथा मैंने केस ले लिया आपका सुपर इलास्टिक। ठीक है, सुपर इलास्टिक केस लिया। बस यही पूछता है, बताओ इन केसेस में इस ई की वैल्यू कितनी होती है। जो ई की वैल्यू होती है वो भैया डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ बॉडीज। ये जो ई है वो की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इलास्टिक के लिए जो भैया होता है ई इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सुपर इलास्टिक के लिए ई होता है ग्रेटर देन 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए इज इक्वल टू 0 होता है, और इलास्टिक इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू इस तरीके से होती है। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है क्योंकि कंपटीशन में ये पूछ लेता है कि एक इलास्टिक कोलिजन है, उसमें बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है। क्लियर? बस छोटा सा टॉपिक था, और ये जो केसेस हैं भैया, ये भैया हमारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, ये छोटा सा टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है वो अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? अभी तक हम लोग जो भी चीज पढ़ते हुए आए थे उसमें क्या कहते हैं, लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में हमको क्या करना है, वो बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं हमको इससे भी ध्यान देना है। तो इसलिए सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है भैया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम पार्टिकल की बात करेंगे। तो चैप्टर पे चलने से पहले यहां पे हम चार वर्ड आपको समझा देते हैं। सबसे पहले पार्टिकल, फिर सिस्टम, फिर आपका इंटरनल फोर्स, और एक आपका एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये चार वर्ड जो भैया हम लोग ज्यादातर इसमें यूज करेंगे, ये समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पार्टिकल, पार्टिकल भैया सिस्टम, एक पार्टिकल एक ऐसे ऑब्जेक्ट कह सकते हो जिसका जो मास जो हो वो फाइनाइट हो।
मास का हो, फाइनाइट हो, लेकिन इसके साइज को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं मास क्या होता है इसका, फाइनाइट होता है, बट साइज में बी निग्लेक्टेड। ठीक है, जो पार्टिकल है बहुत छोटा, इसका मास जो फाइनाइट होगा, मतलब मास किसी न कुछ होगा, लेकिन इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, निग्लेक्ट करने योग्य होगा, मतलब छोटा होगा। सिस्टम, सिस्टम कह सकते हो कि सिस्टम जो है वो कई सारे पार्टिकल को मिला दीजिए, बन गया हमारा सिस्टम। जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे क्लासरूम होता है, क्लासरूम किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, बेंच, बोर्ड, चौक, पंखे, ट्यूबलाइट, दरवाजे, विंडो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़, जैसे बेंच, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सारे एक एक चीज़ क्या है, ये पार्टिकल हैं, और इन सभी को जो हम मिला देते हैं क्या बन जाता है, क्लासरूम बन जाता है। वो हमारा क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। क्लियर? आई थिंक आपको दोनों चीज क्लियर हो गई होगी। आते इंटरनल फोर्स, पार्टिकल आपस में एक दूसरे के पर जो फोर्स लगाते हैं वो कहलाते हैं इंटरनल फोर्स। जैसे क्लासरूम था, क्लासरूम के अंदर बेंचें, डेस्क और ब्लैक बोर्ड, चौक, ये एक दूसरे पे जितना भी फोर्स लगाएं तो वो फोर्स कहलाते हैं आपके इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब हम लोग बाहर से अगर उस पर कोई फोर्स लगाते हैं। इंटरनल मतलब होता है अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर। मतलब अंदर से अगर उसके अंदर कोई फोर्स लगा रहा है वो कहलाता है इंटरनल फोर्स, जिसपे हम लोग को कोई रोल प्ले नहीं होता। लेकिन एक्सटर्नल अगर फोर्सेस हैं तो ये हम लोग अप्लाई करते हैं, बाहरी फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चारों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। पार्टिकल, छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका मास एक फाइनाइट होगा, साइज निग्लेक्ट करने योग्य होगा। सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल को मिला करके हमारा सिस्टम तैयार हो जाता है। इंटरनल फोर्सेस, उस सिस्टम के अंदर जो फोर्स लगते हैं वो इंटरनल फोर्स कहलाते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पर जो बाहर से फोर्स लगते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? यही चार वर्ड हम लोग ज्यादातर इसमें यूज करते हैं। देखो, अब हम लोग यहां पर दो वर्ड और पढ़ लेते हैं, यहीं से अब आपका टॉपिक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम इसको बढ़ें तो पहला एक वर्ड यहाँ हमको पढ़ना मिलेगा सेंटर ऑफ मास, और फिर एक पढ़ने को मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बहुत आसान है। देखा होगा आपने कि कोई लोग होते हैं बुक को एक उंगली पे नचा देते हैं, फुटबॉल को एक उंगली पे नचा देते हैं। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट उनको पता होता है। तो सेंटर ऑफ मास की बात करें कि बॉडी में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेट होता है, लाई करता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास लाई करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहां पे उस पूरी बॉडी का वेट डिपेंड करे, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो वो कहलाता है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर उस पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेट हो। ठीक है, मोस्टली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। मोस्टली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, लेकिन हम अगर बहुत बहुत वेरी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, बहुत वेरी वेरी लार्ज, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, उस केसेस में
सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाती है, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाती है। ये दोनों अलग अलग प्लेस पे हो जाते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली लगभग सभी बॉडीज के लिए जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, लेकिन बहुत हैवी, बहुत वेरी लार्ज बॉडी जैसे माउंट एवरेस्ट के लिए जो ये दोनों एक पॉइंट पर लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया छोटा सा हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आगे चल के मैं भी आपको कुछ फिगर्स भी बताऊंगा, जिसमें आपको उस फिगर में आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया क्या होता है, अब हमको क्या करना है, हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता करना है। भाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सा हम केस लेके चलते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक ऐसा सिस्टम लूंगा जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा पार्टिकल क्या है, सिस्टम क्या है, सब, ठीक है। तो उसी बेस पे फिर मैं आगे चलते रहूंगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से फिगर बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। मैंने एक सिस्टम लिया जिसमें एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल, सिर्फ दो पार्टिकल से वो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हमको इस सिस्टम का क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करनी, बहुत आसान है। देखो जरा, सबसे पहले इस फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है वो m1 है, सेकेंड पार्टिकल का जो मास है वो m2 है, ठीक है। अगर इसकी पोजीशन की बात करते हैं, अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो r1 ये पोजीशन हो गई, और अगर इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो r2 पोजीशन इसकी हो गई, ठीक है। तो पहले पार्टिकल के पोजीशन r1, दूसरे का r2। एक मैंने लाइन ये खींच दी और मैंने ये सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट है बीच में, ये जो पॉइंट है इन दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है। तो हमको इस पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है r। ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आपको ये पता लगे हमको पता क्या करना है, इस पार्टिकल का पोजीशन r1, इस पार्टिकल का पोजीशन r2, और ये मैंने माना है कि सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, और इसकी हमको पोजीशन पता करनी है कहां पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखिए, यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी बॉडी हो, भाई होगी तो बॉडी, पार्टिकल अलग तो होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस वाले पार्टिकल पर, मैं सपोज करो ये बॉडी है जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल है, यही बॉडी यहां रखी हुई है, ठीक है। इस बॉडी पे आप लगा रहे हो फोर्स F, बॉडी पे तो एक ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन इसके पार्टिकल पे, भाई पार्टिकल पे तो F1 और F2 हो जाएंगे ना। तो हमने सपोज कर लिया इस पार्टिकल पे F1 फोर्स लगा रहा है, इस पार्टिकल पे F2 लग रहा है, ठीक है। लेकिन F1 प्लस F2 को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, F के बराबर आएगा। यहां पर थोड़ा सा आपको ये समझ के चलना है कि हम अब इस डेरिवेशन को पार्टिकल के टर्म में आगे बढ़ेंगे, पार्टिकल को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस पार्टिकल पर मैंने फोर्स लगा दिया F1 और इस पार्टिकल पर लगा दिया मैंने फोर्स F2। तो यहां लिख देंगे F1 एंड F2 जो है वो कैसे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं। क्यों, क्योंकि ये मैंने फोर्स लगाए हैं, ठीक है।
अब देखो जरा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, भाई इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो यहां पर ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा, इस पे, तो इसको हम लोग बोल देंगे F21, फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट। इसको F21, फोर्स ऑन सेकेंड, क्योंकि इस पे फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो हम लोग इसको कर देते हैं F12, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि जो F12 एंड F21 है, ये कैसे हैं आपके भैया, इंटरनल फोर्सेस हैं। कैसे हैं ये, इंटरनल फोर्स है, ठीक है, क्लियर। बस देखिए, नोटिंग अभी हम कर रहे हैं, अभी हम कोई डेरिवेशन स्टार्ट कर ही नहीं रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं। तो यहां पर m1 m2 इसके मास हो गए, F12 F21 इंटरनल फोर्सेस हो गए, F1 F2 हो गए एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर इस पे फोर्स लगाया गया है और ये बॉडी चलना स्टार्ट कर दे, जब ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी तो ये पार्टिकल भी तो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है तो हम मान लेते हैं पहला पार्टिकल v1 से, दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे कि जो v1 एंड v2 हैं, ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर, सही है। अब देखो, हम यहां पर अब हम पढ़ते अपने डेरिवेशन, ये तो मेरा नोटिंग थी, अभी में डेरिवेशन स्टार्ट किया ही नहीं था। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर अब हम एक एक पार्टिकल को लेके चलते हैं, एक एक पार्टिकल को। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्टिकल ले चलते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, फर्स्ट पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो, तो यहां पर लिख देते हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्टिकल। तो यहां पर सबसे पहले देखो जरा, उस फर्स्ट पार्टिकल में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F1 और F12 लग रहा है ना। तो यहां पर फॉर फर्स्ट पार्टिकल टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F12, ठीक है। अब ये टोटल फोर्स इस फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है, ठीक है। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा लेते हैं, या न्यूटन का सेकेंड लॉ ना लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एज वी नो दैट एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। ये भी तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, हम इसको यहां पे अप्लाई कर देते हैं। देखो, जब ये बॉडी चलेगी तो एक्सीलरेशन तो डेवलप होना ही होना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल पे, F1 प्लस F12 इक्वल टू पहले पार्टिकल का मास कितना है, m1। एक्सेलरेशन, हमको भी एक्सेलरेशन नहीं पता, तो देखो यहां पर हमको एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमको पता है कि यहां पर पोजीशन पता है भैया, तुरंत फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया होगा कि अगर हम पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और अगर हम फिर उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें उस पोजीशन को, तो क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम देखो dr/dt, ये है r1, ठीक है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलता है वेलोसिटी, और इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बता चुके हैं। तो हम क्या करना है, डायरेक्ट यहां पे रख देंगे, ये क्या हो जाएगा भैया आपका d² r1/dt² इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखिए, फॉर सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम, तो उस पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा आपका भैया, देखो F2 और F21, F2 प्लस F21, ये टोटल फोर्स उस पर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हेंस बिल्कुल सेम यहां लिख सकते हैं, F2 प्लस F21 इज इक्वल टू M2 d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है, दूसरे पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है, तो अब उस बॉडी पे कितना लग रहा है इतना, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ F इज इक्वल टू, देखो ये टोटल फोर्स, ये फोर्स इस फोर्स को ऐड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21। ठीक है, अब यहां पर भैया देखो जरा, इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो एज F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ये वो कंडीशन में यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो यहां पर अब देखो जरा, ये वैल्यू पुट कर दें यहां पर। ठीक है, देखो तो जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, M1 d स्क्वायर R1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस M2 d स्क्वायर R2 अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर, अब ये m इसके अंदर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर M1 R1 प्लस d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर M2 R2। ठीक है, आप चाहो तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं रहेगी ये वाले, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ये लिखी हुई है, इक्वेशन सेकंड ये लिखी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ये केस बता दिया। आप चाहो ये भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, M1 R1 प्लस M2 R2। क्लियर, ये किसके बराबर आ गया है, F के बराबर। ठीक, यहां पर अब देखो जरा इस इक्वेशन को, अब देखो इसका तो जरूरत ही नहीं है हमको, तो इसको हटा देते हैं, यहां पर इसकी भी जरूरत नहीं रही, यहां पर इतना हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरी इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, देखो F इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई करो, इधर वाले को उधर से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, मैंने इधर वाले क्या किया, इधर वाले पोर्शन में M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई किया, M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या, ये दोनों कैंसिल आउट करोगे तो वही तो बच जाएगा। ठीक, अब ये तो मैंने निकाला, इसको इक्वेशन स्टार डाल दीजिए, ये तो मैंने निकाल दिया टोटल फोर्स इस बॉडी पे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। भाई जो भी चीज हमने निकाली वो मैंने इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना है पार्टिकल्स के टर्म में, तो टोटल फोर्स हम सिंपली ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो एज वी नो दैट F इज इक्वल टू MA होल बॉडी के लिए। ठीक है,
इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर F इक्वल टू m जो है इस पूरी बॉडी का मास कितना होगा, m1 प्लस m2, ठीक है। और इस पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, d स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। r क्या, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब देखो जरा, ये हो गया इक्वेशन स्टार डैश, ठीक। अब ये तो मैंने निकाल दिया एक होल बॉडी कंसीडर करके, और ये मैंने निकाला है उसको पार्टिकल को कंसीडर करके, दोनों होंगे तो बराबर ही। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड स्टार डैश, ठीक, लिख दो भैया। तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या लिखा भैया, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन n1 प्लस m2, ठीक है। अब क्या करो, इसमें ये कैंसिल कर दो, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी हटा दो, तो किसके बराबर आ गया, ये से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से आ गया r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये भैया आ गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो मैंने किया क्या यहाँ पर, सबसे पहले मैंने इस पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स निकाल दिया F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला यूज करके, और इस पे निकाल दिया। अब हमको पता है कि सिस्टम में दो ही पार्टिकल हैं, अगर हम इन F1 प्लस F2 को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस सिंपल से लगा करके टोटल फोर्स निकाल दिया पार्टिकल्स के टर्म में, और एक टोटल फोर्स हमने होल बॉडी के टर्म में निकाल दिया, दोनों बराबर होंगे, तुरंत आंसर आ गया, ठीक। ये तो हो गया पोजीशंस के टर्म में, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, इसको भी हटा दें, इसको भी कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर हम जरा केसेस देखते हैं। ये तो हो गया पोजीशन के टर्म में। अगर कह दे इफ v1 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, v2 is the velocity of second particle, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर पूछ दे आपके, देन vcm वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं होगा, जहां r लिखा है वहां क्या हो जाएगा, बस v हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, बस कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक। ये तो दो पार्टिकल के लिए था। अगर कहते तीन पार्टिकल हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4, जितने भी पार्टिकल के हैं वो सब इसमें बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। तो अगर हम एक फॉर्मूला लिख दें फॉर n पार्टिकल सिस्टम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भैया देखा कि ये हो गया n पार्टिकल के लिए, जितने पार्टिकल होंगे राइट करते चले जाएंगे। ये हो गया दो पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन, सेंटर मास का पोजीशन, ये हो गया वेलोसिटी हो गया उसका, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज कभी कभी पूछ लेता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे हम पता करेंगे, देखो जरा, कुछ नहीं करना भैया, नाम चेंज है काम वही है। देखो तो हमको कुछ करना नहीं है, यहां पर हमको कोऑर्डिनेट में क्या चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास के। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2,
और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये भैया आपके कोऑर्डिनेट आ गए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो भैया 3 फॉर्मूले आपके पास आ गए, एक तो ये पोजीशन के टर्म में और एक वेलोसिटी टर्म में मैंने बता दिया, एक ये कोऑर्डिनेट निकालने वाले टर्म आ गए। ठीक है, तो ये हो गया भैया सेंटर ऑफ मास, 2 पार्टिकल सिस्टम का हम कैसे निकालते हैं, इसका भैया डेरिवेशन आपके एकेडमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये फॉर्मूले निकल के आए हैं ये आपके कंपटीशन लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में और आगे पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रिजिड बॉडी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिफरेंट टाइप की बॉडीज के, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भैया जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। तो भैया अब नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ ही आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।